नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि आरआरबीज़ की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, यानी ग्रामीण बैंकों की एक बड़ी वैकेंसीज आ चुकी है आपके बीच में। तो अब हम लोग अपने चैनल पर लेकर के आए हैं बैंकिंग की एक नई सीरीज़, जहां पर आपको बेसिक से और डीप नॉलेज दी जाएगी बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, कि बैंकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और टफेस्ट पॉइंट तक, टर्मिनोलॉजी तक, सारी चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करेंगे अपने लेक्चर्स में, जो कहीं ना कहीं मेंस के एग्जामिनेशंस के लिए आपको बहुत काम आने वाली है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, यानी बैंकों का वर्गीकरण। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज बैंक, बैंक है क्या? तो अगर आप शब्द लोगे तो बैंक शब्द जो है वो इंडिया से आया ही नहीं, क्योंकि अगर इंडियन इंग्लिश की अगर आप बात करते हो तो बैंक का मतलब होता है किनारा, और ये कहीं भी फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी से अटैच नहीं होता है। बैंक शब्द एग्जैक्ट अगर आप बोलोगे तो फ्रेंच लैंग्वेज से निकल करके आया, जिसको हम लोग कहते हैं बैंको। बैंको यानी सिटिंग बेंच, जो हम लोग बेंच यूज करते हैं बैठने के लिए, वहां से निकला हुआ एक शब्द है बैंको। कौन सी लैंग्वेज का? तो फ्रेंच लैंग्वेज का। था क्या? तो कुछ व्यापारियों का अपना एक ग्रुप था, और वो व्यापारी जब बिजनेस करने के बाद आपस में लेन देन करते थे, तो उन्होंने एक एकांत जगह पर एक जगह बनाई थी, बेंच, जहां पर वो बैठ करके अपने ट्रांजैक्शंस करते थे। धीरे धीरे वो कॉमन होने लगा कि बैंकों पर जाना होगा, बैंकों पर बैठना होगा, यानी कि बैंकों एक ऐसी जगह हो गई जहां पर हम अपना लेन देन कर सकते हैं। अब उसी को लीगलाइज जब किया गया, बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर जब उसको लीगलाइज किया गया, तो लीगलाइज करते समय कहा गया कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट और डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग अस लोन्स एंड एडवांसेस, यानी बैंक एक इस प्रकार की वित्तीय संस्था है जो हमारी जमाओं को स्वीकार करती है और आवश्यकता पड़ने पर ऋण और अग्रिम की सुविधा भी प्रदान करती है। एक क्वेश्चन, माइनर सा क्वेश्चन इसके अंदर मैंने छिपा करके रखा था, याद रखिएगा हमेशा कि बैंक शब्द किस लैंग्वेज से निकला है, तो दैट इज फ्रेंच लैंग्वेज। बैंक है क्या? तो बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that accept our deposit and granting us loans and advances, यानी बैंक वह वित्तीय संस्था है जो हमारी जमाओं को स्वीकार करती है और आवश्यकता पड़ने पर हमें लोन भी प्रोवाइड करती है, यानी हमें अग्रिम भी प्रदान करती है। आगे चलता हूँ, इंडियन क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ कि भारत में इंडियन क्लासिफिकेशन क्या है, बैंकों को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। तो पुराना स्ट्रक्चर, जब आप 2013-14 के पेपर्स उठाओगे तो उसमें क्लासिफिकेशन दो ही होते थे, एक शेड्यूल्ड बैंक और एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक। वो दिन गए, अब इतने लो लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो IPS या RRB या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं आते। फिर भी मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं कि शेड्यूल्ड की हिंदी होती है अनुसूचित, कि शेड्यूल्ड बैंक यानी अनुसूचित बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक यानी गैर अनुसूचित बैंक। शेड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं उन बैंकों की कि जो सारे बैंक शेड्यूल के अंदर हैं। कौन सी शेड्यूल के अंदर हैं? तो RBI की द्वितीय समवर्ती सूची के अंदर जो लोग नॉमिनेटेड हैं, जो बैंक नॉमिनेटेड हैं, वो शेड्यूल्ड हैं, यानी जो सेकेंड E के अंदर आते हैं वो अनुसूचित बैंक हैं, और जो सेकेंड E के अंदर नहीं आते वो गैर अनुसूचित हैं। लेकिन आज हम लोग डीप स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे कि बैंकिंग का जो डीप स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कहीं पे भी बैंकिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करते हो तो सबसे पहले चर्चा होती है उस देश के सेंट्रल बैंक के ऊपर, यानी उस देश के केंद्रीय बैंक के ऊपर, क्योंकि बैंकर्स बैंक की अगर बात करोगे कि बैंकों का बैंक कौन है, गवर्नमेंट्स बैंक कौन है, ये सारी चर्चा जब करोगे तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर केंद्रीय बैंक की चर्चा होगी, और हमारे यहाँ यानी भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर क्या कोई बैंक है? नहीं, क्योंकि आप उसके ऊपर जाओगे तो सीधे आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चर्चा होगी। बैंकिंग स्ट्रक्चर में RBI से ऊपर कोई भी बैंक नहीं है, क्योंकि वही रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर काम करता है सारे बैंक के। यानी अगर सबसे बड़ा बैंक अगर आपसे माना जाए स्ट्रक्चर के लिहाज से, तो सबसे ऊपर आएगा कौन? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सबसे ऊपर मैंने रखा सेंट्रल बैंक को, जो हमारे यहाँ कौन है? तो वो है हमारे यहाँ RBI। अब अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमने इसको डिफाइन किया 3 पार्ट में। सबसे अलग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन बैंकों की चर्चा हो रही है जिन बैंकों से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन होता है। वो होता है कौन सा? तो वो है आपका कमर्शियल बैंक, यानी व्यापारिक बैंक, या शुद्ध हिंदी में बात किया जाए तो वाणिज्यिक बैंक की बात होगी, तो कमर्शियल बैंक। दूसरा नाम आता है आपका कोऑपरेटिव बैंक,
कोऑपरेटिव बैंक। और तीसरा नाम आता है डेवलपमेंट बैंक। ये हमने मोटो के हिसाब से चर्चा की कि क्या टारगेट है, क्या एम है बैंकिंग स्ट्रक्चर का। तो हमने कहा नंबर 1 इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्यों कहा, तो हमने कहा कि जो बैंक भारतवर्ष में व्यापार के उद्देश्य से खोले गए, ड्यू टू कमर्शियल पर्पस जो ओपन हो रहे हैं, उनको हम लोगों ने कमर्शियल बैंक का नाम दिया। कोऑपरेट शब्द जो होता है वो सहयोग होता है, यानी कि कुछ लोग आपस में मिल करके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उन सारे सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अगर आवश्यकता पड़ती है तो बाकी सदस्य से मिलकर के अगर उसको सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर कौन सा है, तो दैट इज कोऑपरेटिव। तीसरा नंबर आता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट को हम लोग दूसरा नाम देते हैं विकास बैंक, या इसी के लिए एक अलग टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है स्पेशलाइज्ड बैंक। तो डेवलपमेंट बैंक यानी कि उन बैंकों की बात हो रही है जो बैंक स्पेशली ओपन किए गए हैं डेवलपमेंट इन एनी सेक्टर, कि किसी क्षेत्र में स्पेशल डेवलपमेंट के लिए अगर कोई बैंक ओपन किया जा रहा है तो उसको हम लोग नाम देते हैं डेवलपमेंट का, ये स्पेशल बैंक का। ध्यान दीजिएगा कि सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैक्सिमा स्ट्रक्चर पर है, उसके नीचे आ रहे हैं तो कमर्शियल पर्पज जिसका उनको कमर्शियल बैंक में डिफाइन किया गया। कोऑपरेटिव यानी कि जो मेंबर्स आपस में मिलकर के बैंकिंग स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं वो कोऑपरेटिव है। ध्यान दीजिएगा कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बैंकिंग का सबसे पुराना स्ट्रक्चर है जो 1700-1600 में पाया गया था। यानी हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर जो वर्तमान में है, जो आपका मॉडर्न बैंकिंग स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं लिया गया कोऑपरेटिव से। कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पुराना है। डेवलपमेंट या इसी को दूसरा नाम दिया गया स्पेशलाइज, यानी किसी स्पेशल क्षेत्र में अगर मदद करने के लिए आ रहे हैं, विकास करने के लिए आ रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट बैंक हैं। अब आते हैं इनके अंदर के कैटेगराइजेशंस पे आप बात करोगे तो कमर्शियल बैंक दो पार्ट में टूटेगा। नंबर 1 हम लोग नाम लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कमर्शियल बैंक में एक होगा पब्लिक सेक्टर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, और दूसरा नाम ले रहे हैं प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र का बैंक। पब्लिक सेक्टर की अगर बात करोगे तो पब्लिक सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा नाम निकल करके आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। दूसरे नंबर पर बात आती है किसकी, नेशनलाइज की, यानी उन बैंकों की चर्चा कर रहे हैं जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है, जो बैंक राष्ट्रीयकृत हो चुके हैं। और तीसरा नाम आता है आपका आरआरबीज का, जिसकी आप तैयारी करने जा रहे हो, जिसके एग्जामिनेशंस की बात हो रही थी, रीजनल रूरल बैंक्स यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये सारे आएंगे पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में जब आप आओगे तो प्राइवेट सेक्टर का भी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 इज इंडियन बैंक, नंबर 2 इज फॉरेन बैंक, नंबर 3 इज स्मॉल बैंक एंड नंबर 4 इज पेमेंट बैंक। ये 4 स्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर में। कोऑपरेटिव में आता हूं तो कोऑपरेटिव में 3 नाम आते हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी क्रेडिट कमेटी, नंबर 2 इज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड नंबर 3 इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। यानी कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर पहला प्राइमरी, दूसरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अभी आगे जब इस पर डिस्कशन करूंगा तो इन सारी चीज़ों को और डीप में डिस्कस करूंगा, तो इससे परेशान नहीं होना है। डेवलपमेंट बैंक की बात किया जाए तो डेवलपमेंट स्पेशली हमारे यहाँ पर 3 हैं। नंबर 1 इज नाबार्ड, नंबर 2 इज सिडबी एंड नंबर 3 इज एक्जिम। ये हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर है, इसको आप जरूर से स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि ये बैंकिंग स्ट्रक्चर आपको कहीं पे भी इजीली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मॉडर्न स्ट्रक्चर है। देख रहे हो आपकी स्मॉल और पेमेंट बैंक तक की चर्चा कर ली गई है, तो ये मॉडर्न स्ट्रक्चर है। तो ये मॉडर्न स्ट्रक्चर है, इसको स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा या इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। फिर से याद दिला रहा हूँ, सेंट्रल बैंक को के बाद तोड़ा गया कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक। कमर्शियल बैंक के अंदर 2 पार्ट किए गए, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर एसबीआई, नेशनलाइज बैंक और आरआरबीएस की चर्चा की गई। प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंडियन बैंक, फॉरेन बैंक, स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर पीसीसी यानी प्राइमरी क्रेडिट कमेटी, सीसीबी यानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड एससीबी यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। आगे चलते हैं तो डेवलपमेंट बैंक में 3 नाम आए, नाबार्ड, सिडबी और एक्जिम। अब देखते हैं एक एक पे डीप डिस्कशन करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। कमर्शियल दोनों है, यानी पर्पस दोनों का कमाना ही है, दोनों बाजार में उतरे हुए हैं, जनता के बीच में आए हुए हैं, जनता को ग्राहक बनाने के लिए।
क्या अंतर है? तो कहा कि when 51% और more than 51% मेजॉरिटी स्टेक इज हेल्ड अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी किसी भी बैंक के खुलने में 51% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी अगर सरकार की है तो उसको हम लोग नाम देते हैं पब्लिक सेक्टर का, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। और अगर 51% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की है या किसी पर्सनल की है तो उस कंडीशन में हम नाम क्या देते हैं? प्राइवेट सेक्टर का बैंक। यानी दिमाग में रखिएगा कि 51% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी किसकी है? सरकार की है, तो वो पब्लिक सेक्टर है। और 51% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की है तो उस कंडीशन में वो क्या है? तो प्राइवेट बैंक है। पर्पस दोनों का सेम है, यानी दोनों बाजार में कमाने के उद्देश्य से उतरे हैं, दोनों विंडोज ओपन करेंगे नॉर्मल पब्लिक के लिए और दोनों लोन देंगे, दोनों एडवांस प्रोवाइड करेंगे, दोनों एक्सेप्ट डिपॉजिट करेंगे, यानी कोई अंतर नहीं होगा। अंतर बस मालिकाना हक का होगा कि सरकार अगर मालिक है तो पब्लिक सेक्टर मालिक कब होगी? जब 51% से या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी होगी। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर मालिक है तो प्राइवेट सेक्टर, यानी कि मालिक कब होगा? तो 51% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी अगर प्राइवेट सेक्टर की है। अब एक एक को अगर आप तोड़ना शुरू करोगे तो सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अगर आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाएगा कि विच बैंक इज द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट। दूसरा, लार्जेस्ट हम हर तरीके से बोल रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर का लार्जेस्ट बैंक कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ओल्डेस्ट अगर पूछोगे तो ओल्डेस्ट भी हम कह सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके पहले के जितने भी थे, जैसे आप पढ़ते होगे हिंदुस्तान बैंक या तमाम इस तरीके के बैंक, तो अब वो नहीं है। यानी कि एक ऐसा बैंक जो पुराना भी है और रनिंग मोड में भी है, तो वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका ओल्डेस्ट भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका लार्जेस्ट भी है। अगर आप पीछे जाओगे तो इसकी चर्चा होती है 1806 से कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, उन तीनों को मर्ज किया गया तो एक नया नाम निकल करके आया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इज कन्वर्टेबल इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 जुलाई 1955 कि 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक को बदल दिया गया किसमें? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। पब्लिक सेक्टर है लेकिन नेशनलाइज क्यों नहीं है? यानी हमने राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं लिखा है। कई किताबों में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, लेकिन आपको क्लियर कट बता देता हूँ, बाकी आप अपने दिमाग से समझ लेना कि हुआ क्या था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इज नेशनलाइज देन कन्वर्टेबल इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया और देन एसबीआई में परिवर्तित किया गया, यानी आईबीआई वाज नेशनलाइज देन कन्वर्टेबल इनटू एसबीआई। यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ तब परिवर्तित हुआ किसमें? एसबीआई को। तो इसका सीधा मतलब है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज नहीं हुआ था, नेशनलाइज हुआ था कौन? आईबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरे तरीके से सरकारी बैंक है, पूरे तरीके से पब्लिक सेक्टर का कमर्शियल बैंक तो है, लेकिन नेशनलाइज बैंकों की कैटेगरी में नहीं आता। आगे चलता हूं, नेशनलाइजेशन पे बात करता हूं। तो सबसे पहले नेशनलाइजेशन है क्या? तो नेशनलाइजेशन की जब आप बात करते हो आप कहते हो राष्ट्रीयकरण। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पे हम लोग चलते हैं, यानी कि हम सीधे चलते हैं 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1969 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। वहां पे चर्चा क्या हो रही थी कि वहां पे एक शब्द निकल करके आता है पूंजीवादी, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म शब्द जब आपके दिमाग में आता है तो आप दिमाग में हमेशा ही चीज रखना कि कोई भी ऐसी कंडीशन कि जहां पूरी की पूरी संपदा पूंजीवादियों के हाथ में हो, यानी कि पूरे सरकार को चलाने से लेकर के और जनता के बीच में प्रभुत्व तक सबके किसके हाथ में हो? तो उसके हाथ में हो जिसके पास पूंजी ज्यादा हो, यानी पूंजीपतियों के हाथ में। इंदिरा गांधी ने पीछे का रीजन समझना चाहा कि रीजन क्या था, तो रीजन ये था क्योंकि बैंक जो थे ज्यादातर बैंक प्राइवेट थे, और ज्यादातर बैंक जब प्राइवेट थे तो वो चेहरा देख करके ही उधार देते थे। यानी उनको इससे मतलब नहीं था कि कौन गरीब है और कौन अमीर है, उनको मतलब क्या था कि जहां मैं लोन दे रहा हूं वहां से लौट के लोन आने की संभावना कितनी है। तो अमीर आदमी के यहाँ से लौट के आने की संभावना ज़्यादा है, गरीब आदमी के यहाँ से लौट के आने की संभावना कम है। यानी अमीर को और लोन मिला तो अमीर और ज़्यादा अमीर हो गया, और गरीब को लोन नहीं मिला तो गरीब क्या हो गया? तो और गरीब हो गया। इसी वजह से इंदिरा गांधी ने इसके पीछे का कारण देखा और कहा कि नेशनलाइजेशन किया जाएगा बैंकों का। और नेशनलाइजेशन करने का कारण क्या था? तो पहला कारण इकोनॉमिकल डिफरेंस को मेंटेन करना, कि आर्थिक विषमता को मेंटेन किया जाए, और दूसरा कारण था कि प्राइवेटाइजेशन से दूर ले जाया जाए, और तीसरा कारण था कि गवर्नमेंट की कमांड जो है उन बैंकों पर ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए। आता हूँ नेशनलाइजेशन पे कि नेशनलाइजेशन क्या था। इसका स्क्रीनशॉट संभावना है कि आप लोगों को ले लिया होगा। आगे चलता हूँ, नेशनलाइजेशन की बात करता हूँ। राष्ट्रीयकरण,
रीज़न बता दिया कि नेशनलाइजेशन के पीछे दो रीज़न थे। पहला रीज़न क्या था? तो पहला रीज़न था इकोनॉमिक डिफरेंस को मेंटेन करना, यानी आर्थिक विषमता को दूर करना, यानी कि गरीब को भी ऊपर ले आना, ये एक कारण था इकोनॉमिक डिफरेंस को मेंटेन करना। और दूसरा कारण था प्राइवेटाइजेशन से दूर ले जाना, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण का विरोध करना। तो ये दो कारण थे किसके? नेशनलाइजेशन के। इसी को देखते हुए भारतवर्ष में नेशनलाइजेशन दो स्टेज में हुआ। पहला स्टेज अगर आप बात करेंगे तो पहला स्टेज था 1969, 19 जुलाई 1969। कितने बैंकों का? तो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। इंदिरा गांधी ने एक जनरल मीटिंग बुलाई और जनरल मीटिंग बुला करके सीधा सीधा कह दिया कि जिन भी बैंकों की इनिशियल कैपिटल 50 करोड़ यानी 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की है उनको राष्ट्रीयकृत होना ही पड़ेगा। आपने सुना होगा आयरन लेडी थी और टफ डिसीजंस लेने के लिए जानी जाती थी, तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि जितने भी 14 बैंक हैं जिनकी मिनिमम इनिशियल कैपिटल, जिनकी न्यूनतम पूंजी 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उनको नेशनलाइज किया गया। कब? तो 1969 में। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था तो 1969 में। दूसरे स्टेज की बात किया जाए तो दूसरा स्टेज था 1980। फिर से प्रधानमंत्री इस बार भी इंदिरा गांधी हैं कि इंदिरा गांधी के ही देखरेख में दूसरा नेशनलाइजेशन हुआ। इस बार कितने बैंकों का? तो 6 बैंकों का। लेकिन इस बार इनिशियल कैपिटल कितनी थी? 200 करोड़। ध्यान दीजिएगा, नेशनलाइजेशन दो चरण में हुआ। 1969 में 14 बैंकों का जिनकी मिनिमम इनिशियल कैपिटल कितनी थी? तो 50 करोड़। दूसरा स्टेज कब था? तो 1980 में 6 बैंक का जिनकी मिनिमम इनिशियल कैपिटल कितनी थी? तो 200 करोड़। यानी कुल कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था? तो यानी कुल मिलाकर के 20 बैंक उस दौर में नेशनलाइज हुए थे। लेकिन उसमें से एक बैंक जिसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये मर्ज हो गया 1993 में। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया। नतीजा कि राष्ट्रीयकृत बैंक बचे कितने? 19। वर्तमान में कितने? उस पर अभी चर्चा करूंगा। तो ये आपका नेशनलाइजेशन का दौर था। ध्यान दीजिएगा, नेशनलाइजेशन का कारण, तो पहला कारण था इकोनॉमिक डिफरेंस को मेंटेन करना यानी आर्थिक विषमता को दूर करना, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण के अगेंस्ट जाना। कब कब हुआ? तो दो बार में हुआ, 1969 में, 1980 में। कितने कितने बैंकों का? तो 14 बैंक और 6 बैंक। कितनी कितनी कैपिटल? तो 50 करोड़ 200 करोड़। कुल टोटल कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ दो चरणों को मिला करके? तो 20 बैंकों का। और कौन सा बैंक था? तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया। किसके साथ मर्ज हुआ? तो ये मर्ज हुआ था पीएनबी के साथ। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया इज मर्ज विद पंजाब नेशनल बैंक इन 93। नतीजा कि रिमेनिंग नेशनलाइज बैंक कितने बचे थे उस दौर में? तो बचे थे 19। अब आते हैं फिर से एसबीआई पे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन क्यों नहीं हुआ। कारण क्या था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक था, वो उसके अंदर मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट की ही थी। नतीजा कि ना तो उसको लोन देते समय इकोनॉमिक डिफरेंस मेंटेन करना था और ना तो उसके प्राइवेटाइजेशन से दूर ले जाना था, क्योंकि वो पहले से ही उस श्रेणी में था 1955 से ही। तो 69 में उसको नेशनलाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ध्यान दीजिएगा, पहली चर्चा हुई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, दूसरी चर्चा हुई नेशनलाइज बैंकों की। अब आ रहा हूं आरआरबी के बाद। जब 1969 का आप दौर देखोगे, इंदिरा गांधी ने पहली बार नेशनलाइजेशन कराया तो उन्होंने एक चीज देखी, और वो चीज़ थी क्या? तो वो थी आपकी कि भारत की ज़्यादातर आबादी का मतलब समझिएगा कि मैं बात कर रहा हूँ सीधे 70% पॉपुलेशन की, कि भारत का 70% जो था आबादी वो कहाँ थी? तो ग्रामीण क्षेत्रों में। और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पहुँच अच्छी नहीं थी। बैंकों के साथ 1969 में जब उन्होंने नेशनलाइज किया तो बैंकों को इंदिरा गांधी ने बुलवाया और जब मीटिंग की तो बैंक वालों ने सीधे कह दिया कि मैडम 1000 से कम की आबादी को आप गांव कहते हो। 1970 का दौर था, बैंकों के ऊपर लोगों का भरोसा भी कम था। नतीजा कि अगर उस 1000 आबादी में से मुश्किल से 500 लोग जो हैं वो बैंक को जानते हैं और उसमें से 50 ही लोग ऐसे हैं जो भरोसा करते हैं, तो उन 50 लोगों के लिए हमें अपनी इतनी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यानी हम कमर्शियल बैंक हैं, 50 लोगों के लिए अगर गांव-गांव में अगर हम खोलेंगे अपनी ब्रांच तो हम कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएंगे। इंदिरा गांधी ने बीच का रास्ता निकाला, अपने एक सहयोगी को बुलाया और उस सहयोगी से जब उन्होंने राय ली तो उन्होंने सीधे कह दिया कि 100% जो स्टैक है, यानी एक आदमी जो लगाता, उस 100% स्टैक को अगर तोड़ दिया जाए 3 पार्ट में, 50%, 35% और 15%,
तब किसी के ऊपर कोई वजन नहीं आएगा और बैंक भी इजीली अपनी ब्रांच ओपन कर लेंगे। और ये दिमाग में रखिएगा कि वो आदमी जो थे वो इंदिरा गांधी के निजी सचिव थे। उन्होंने सजेशन क्या दिया, तो 50%, 35% और 15%। क्या मतलब कि 50% जो लगेगा वो किसका लगेगा, तो वो लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी केंद्र सरकार का। 35% लगेगा किसका, तो वो बैंक जो भाग रहा था 100% लगाने से डर रहा था उसका लगेगा, जिसको नाम दिया गया स्पॉन्सर्ड बैंक का। और तीसरा नाम आया 15%, तो कहा गया कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खुलेंगे तो उसका कहीं ना कहीं फायदा राज्य सरकारों को भी होगा। तो ये जिम्मेदारी बनती है कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो 15% कंट्रीब्यूशन बाई स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका, केंद्र सरकार का, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका, तो राज्य सरकार का। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्पॉन्सर्ड बैंक 35% और स्टेट गवर्नमेंट 15%। इन 3 स्टेक। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब ग्रामीण बैंकों को खोलने की चर्चा हुई तो उसमें ग्रामीण बैंक की पूंजी को कितने भागों में बांटा गया, तो ग्रामीण बैंकों की पूंजी को बांटा गया 3 भागों में, 50, 35 और 15। 50 केंद्र का, 35 प्रवर्तक बैंक का और 15 राज्य सरकारों का। 3 पार्ट में तोड़ा गया। और तोड़ने के बाद हमारे यहाँ आरआरबीज की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1975। यानी ये वो दिन था, 2 अक्टूबर 1975 गांधी जी की जयंती पर हम लोगों ने पहला बैंक खोला। और चूंकि पहला बैंक था तो उसका नाम भी रखा गया प्रथमा बैंक, प्रथमा बैंक। और स्पॉन्सर्ड बैंक कौन था, यानी कि जिसने प्रथमा बैंक के अंदर ये हिस्सेदारी लगाई थी वो बैंक कौन सा था, तो वो बैंक था आपका सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक कितनी कैपिटल के साथ ओपन हुआ था, तो मात्र 5 करोड़ कैपिटल के साथ पहली बार हमारे यहाँ ग्रामीण बैंक ओपन हुए। और अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्रथमा बैंक के हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ, तो प्रथमा बैंक का हेडक्वार्टर मुरादाबाद में खोला, यानी यूपी में। ये एग्जामिनेशंस जो हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाले हैं। फिर से देखिएगा कि 2 अक्टूबर 1975 को पहला ग्रामीण बैंक खुला। कौन सा बैंक, तो उसका नाम था प्रथमा बैंक। सिंडिकेट बैंक उसका स्पॉन्सर्ड बैंक था, 5 करोड़ इसकी इनिशियल कैपिटल है। और मुरादाबाद यूपी में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम ग्रामीण बैंक किस राज्य में खुला, तो ये दिमाग में रखिएगा कि पहला ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खोला गया। तो पहला ग्रामीण बैंक खुला। अब नतीजा क्या हुआ कि ग्रामीण बैंकों की एक बाढ़ जैसी आ गई कि ग्रामीण बैंक तेजी से खुलने लगे, क्योंकि इनका बिजनेस भी अच्छा था। राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की मदद की वजह से स्पॉन्सर्ड बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं आता था कैपिटल का। छोटी कैपिटल लगा करके वो पूरा बिजनेस उठाते थे। नतीजा क्या हुआ कि ग्रामीण बैंक तेजी से खुलने लगे, ग्रामीण बैंक बहुत तेजी से खुले। और एक ऐसी कंडीशन निकल करके आई कि 1990 आते आते 200 के आसपास हम लोगों के यहाँ ग्रामीण बैंकों की संख्या पहुँच गई। आगे चलता हूं, राजीव गांधी की सरकार आई। राजीव गांधी की सरकार ने कहा कि अब क्या ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण बैंकों की जरूरत है, तो ना आवाज आती है खुसरो कमेटी और नरीमन केलकर कमेटी की नहीं, जब ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं बचे तो ग्रामीण बैंकों की भी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। नतीजा क्या हुआ कि मर्जर का दौर आया, यानी ग्रामीण बैंकों को उनके स्पॉन्सर्ड बैंक में ले जाकर के मर्ज करना शुरू किया गया। और धीरे धीरे ग्रामीण बैंक क्या होने लगे, कम होने लगे। यहां तक हो गया होगा। आगे चलता हूं, यानी 2-3 चीज़ों का नाम आपके सामने बता दे रहा हूँ फिर से। सबसे पहली चीज़ आपकी आती है कि आरआरबी का रिकमेंडेशन किसने दिया, तो रिकमेंडेशन दिया था नरसिम्हन कमेटी। और आरआरबी का मर्जर कौन सी कमेटी के कहने पर हुआ था, तो आरआरबी का मर्जर हुआ था नरीमन केलकर। ये 2 अलग अलग लोगों के नाम हैं, तो नरीमन केलकर कमेटी और साथ ही साथ खुसरो कमेटी। ये 2 कमेटियां हैं जो जिम्मेदार मानी जाती हैं ग्रामीण बैंकों के मर्जर की। नतीजा क्या हुआ कि ग्रामीण बैंकों की संख्या तेजी से घटने लगी। और अप्रैल 2020 का अगर डेटा लिया जाए तो वर्तमान में ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 है। यानी वर्तमान में ग्रामीण बैंक कितने हैं, तो 43 हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ग्रामीण बैंक का इंट्रोडक्शन किस कमेटी का था, नरसिम्हन कमेटी का। नरसिम्हन कमेटी ने 3 पार्ट में डिवीजन किया। लेकिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि हु इज द फादर ऑफ आरआरबी,
यानी ग्रामीण बैंकों का जनक कौन है? तो जनक माना जाता है स्वामीनाथन साहब को। सही समझ रहे हैं? जो आपके हरित क्रांति के जनक हैं यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर जिसको माना जाता है एम स्वामीनाथन साहब, वही आपके फादर ऑफ आरआरबी माने जाते हैं। तो अगर इंट्रोड्यूसर पूछा जाएगा कि किस कमेटी के कहने पर ग्रामीण बैंकों की शुरुआत हुई, तो रिकमेंडेशंस गिवन बाय नरसिम्हन कमेटी। लेकिन अगर फादर ऑफ आरआरबी कभी भी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए तो हमेशा बताइएगा एम स्वामीनाथन। और मर्जर का किसने सुझाव दिया था? तो नरीमन केलकर कमेटी, साथ साथ खुसरो कमेटी। कि खुसरो कमेटी भी आपकी एक कमेटी थी जिसने आरआरबी को मर्ज करने का सुझाव दिया था कि जब ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं है तो ग्रामीण बैंकों की भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। यही आपका ग्रामीण बैंकों का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अब आगे चलता हूं। ये आपके हो गए पब्लिक सेक्टर, यानी दिमाग में रखिएगा कि ग्रामीण बैंक भी पब्लिक सेक्टर हैं और कमर्शियल हैं, नेशनलाइज बैंक भी पब्लिक सेक्टर हैं और कमर्शियल हैं, स्टेट बैंक भी पब्लिक सेक्टर और कमर्शियल है। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में आप ध्यान दीजिएगा कि ये भी कमर्शियल ही हैं, बस अंतर क्या है कि इनका मालिकाना हक किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को होगा, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होगा, यानी 51% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की होगी। इंडियन बैंक एंड फॉरेन बैंक, ध्यान दीजिएगा कि इंडियन बैंक की जब आप चर्चा कर रहे हो तो हम बात कर रहे हैं उन बैंकों की जो प्राइवेट भी हैं, जो कमर्शियल भी हैं और साथ ही साथ जिनके हेडक्वार्टर इंडिया में भी हैं। यानी एक ऐसा बैंक जिसका मुख्यालय भी भारत में हो और जो बिजनेस भी ऑपरेट कर रहा है कहाँ? भारत में ही, उसको हम लोग नाम देते हैं इंडियन बैंक का। लेकिन यही चीज पलट जाती है फॉरेन बैंक की। फॉरेन बैंक में हमने क्या कहा कि जिनका हेडक्वार्टर जो है वो विदेश में हो और जो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए हमारे देश में आते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं फॉरेन बैंक का। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ HDFC। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक, तो पूरे बैंकों में पूछा जाए या पब्लिक सेक्टर में पूछा जाए तब तो आपका आंसर क्लियर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन स्पेशली पूछ दिया जाए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया HDFC या प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक, तो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक आपका HDFC है बिजनेस के मामले में। आगे चलता हूं। उसके अलावा आप बात करते हो एक्सिस की, दूसरे नंबर पे चल रहा है समय, और तीसरा आपका नाम आता है ICICI। ये वो बैंक हैं जिनका हेडक्वार्टर भी इंडिया में है और जिनका बिजनेस भी ऑपरेट हो रहा है कहाँ पे? इंडिया में। नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ICICI की है, लेकिन सबसे बड़ा बैंक अगर पूछा जाएगा एज अ कैपिटल और एज अ बिजनेस ओरिएंटेशन तो वो आपका HDFC है। आगे चलता हूँ फॉरेन बैंक। तो फॉरेन बैंक का हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन फॉरेन बट बिजनेस ऑपरेटेड इन इंडिया, यानी एक ऐसे बैंकों की बात हो रही है कि जिनका मुख्यालय विदेशों में है लेकिन वो बिजनेस ऑपरेट करते हैं आपके इंडिया के भीतर, उनको हम लोगों ने नाम दे दिया फॉरेन बैंक का। नाम ले लेता हूं कुछ का, जैसे सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर, उसके अलावा आपका HSBC, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ये आपके क्या है? तो ये आपके विदेशों में मुख्यालय, जैसे HSBC के नाम से लग जा रहा होगा कि हांगकांग एंड संघाई यानी चाइना का बैंक है। बट आपको बता दें कि इंडिया का लार्जेस्ट फॉरेन बैंक है, कि सबसे ज़्यादा बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं उसके पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? तो भारतवर्ष के भीतर होते हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा कि इंडियन बैंक जिनका मुख्यालय भारत में और बिजनेस भी कहाँ हो? भारत में हो। विदेशी बैंक जिनका मुख्यालय विदेशों में हो लेकिन बिजनेस कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? तो इंडिया में। ये ध्यान दीजिएगा कि चाहे फॉरेन बैंक हो चाहे इंडियन बैंक हो, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होगा? तो हमेशा RBI होगा। यानी फॉरेन का बैंक है तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ के फेडरल रिजर्व बैंक की बात होगी, वो भी बात करेगा किसकी? तो इंडिया के RBI की। यानी वो भी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे किसके? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। यानी वो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए ब्रांच खोलनी हो या लाइसेंस लेना हो या किसी स्पेशल टाइप के बिजनेस को शुरू करना हो, हर चीज़ के लिए उनको परमिशन लेनी पड़ेगी किससे? RBI की। ऐसा नहीं है कि वो फॉरेन बैंक हैं तो विदेशों से लेकर के आएंगे। जैसे नॉर्मल कंपनियां आती हैं और हमारे सेबी की गाइडलाइंस को मानती हैं, हमारे कंपनीज एक्ट को मानती हैं, वैसे ही जब बैंक आएंगे तो वो भी हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को ही मानेंगे, वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट को ही मानेंगे, वो अपने केंद्रीय बैंक के एक्ट को नहीं मानेंगे। तो ये दिमाग में रखिएगा कि विदेशी बैंक भी अगर भारतवर्ष के भीतर आकर के बिजनेस ऑपरेट करते हैं तो वो किसके रेगुलेशंस को मानेंगे? तो वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस को ही मानेंगे। तो ये हम लोगों का दूसरी चीज। स्मॉल और पेमेंट बैंक पे नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊंगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और नया है, इससे क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो इस पे अगला लेकर के आऊंगा। अभी चलते हैं कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर।
कि कोऑपरेटिव बैंक क्या है। तो कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग कि कोऑपरेटिव बैंक है क्या। तो हमने कहा कि मेंबर्स मिल करके आपस में लेन देन करें। ध्यान दीजिएगा कि कुछ मेंबर्स थे, उन सारे लोगों ने मिल करके कुछ बचत की और सारा पैसा एक जगह जमा कर दिया। इसको हम लोगों ने कहा डिपॉजिटेड अमाउंट। और जब इनके लड़के की शादी पड़ी तो इसमें से पैसा निकाल करके इनको लोन और एडवांस प्रोवाइड कर दिया। यानी ये भी एक तरीके का बैंकिंग स्ट्रक्चर। तो हमारे यहाँ 1912 में यानी 1912 में एक सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है किसका, तो कोऑपरेटिव बैंक का। और नतीजा क्या होता है कि कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बनता है 3 लेवल पे। पहला लेवल PCC यानी प्राइमरी क्रेडिट कमेटी, दूसरा लेवल CCB यानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और तीसरा लेवल SCB स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी क्रेडिट कमेटी इनका लेवल क्या होगा, तो ये विलेज या टाउन लेवल पर वर्कआउट करती हैं, यानी गांव या कस्बों के स्तर पर काम करेंगी। अंतर क्या होगा, तो ये रजिस्टर्ड हो भी सकती हैं या विदाउट रजिस्ट्रेशन भी वर्कआउट कर सकती हैं। बस अंतर क्या होगा कि अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मदद मिलेगी, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की कोई फंडिंग इनको नहीं होगी। और रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, तो अभी मैंने बताया सोसाइटी एक्ट 1912 कि सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग होगी, और अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में नहीं होगी। इसके बाद अगला जो लेवल है वो CCB का है, यानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा और ये आ जाएंगी कहाँ, तो ये आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी जिला स्तर पर। और ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर विदाउट रजिस्ट्रेशन वर्कआउट नहीं कर सकती, यानी जिला स्तर पर इनका रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर ये रजिस्टर्ड होंगी। उसके ऊपर आते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो इनके नाम से ही पता चल गया होगा कि इनका लेवल जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर होगा, यानी कि स्टेट लेवल पर होगा। और जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विदाउट रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि स्टेट लेवल पर भी रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। याद रखिएगा, प्राइमरी क्रेडिट कमेटी विलेज और टाउन लेवल पर करेंगी, रजिस्टर्ड हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेंगी, रजिस्टर्ड होना बिल्कुल कंपलसरी है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पर काम करेंगे, रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। अगर आप रियलाइज या उसको जानना चाहते हैं तो ऐसा समझो, आजमगढ़ ग्रामीण बैंक, आजमगढ़ सहकारी बैंक या गाजीपुर जिला सहकारी बैंक, वाराणसी जिला सहकारी बैंक, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। राज्य पे आएंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, बिहार राज्य सहकारी बैंक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक। किस तरीके से, अब क्वेश्चन ये उठा कि ये किस तरीके से रेगुलेट होती हैं। तो रेगुलेट, अब इनके ऊपर जब आप आओगे तो एक नाम आता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी जिस राज्य के हैं उस राज्य का वित्त मंत्री जो होगा वो इनको देखेगा। ये इसकी सूचना किसको देगा, तो ये इसकी सूचना देगा नाबार्ड को। यानी ये गलती करते हैं तो भी नाबार्ड के पास जाएगी बात, इनको फंडिंग चाहिए तो भी बात जाएगी किसके पास, नाबार्ड के पास। और नाबार्ड इसकी सूचना किसको देगा, तो RBI को। तो चाहे आप डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, कोऑपरेटिव बैंक आल्सो रेगुलेटेड बाय RBI, यानी कोऑपरेटिव बैंक को भी कौन रेगुलेट करेगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रेगुलेट करेगा, दूसरा कोई रेगुलेट नहीं करेगा। आगे चलता हूं तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ, और तीसरा स्ट्रक्चर है हमारा डेवलपमेंट या स्पेशलाइज्ड बैंक। कि डेवलपमेंट बैंक क्या है और स्पेशलाइज्ड बैंक क्या है। तो नाम हमने पहले ही बता दिया था कि डेवलपमेंट का मतलब था कि ये किसी क्षेत्र में विकास करने के उद्देश्य से उतारे गए होंगे, यानी कि पब्लिक डीलिंग ये नहीं करेंगे, जनता के बीच सीधे नहीं आएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जनता को प्रमोट करेंगे। इनको दूसरा नाम दिया गया स्पेशलाइज्ड बैंक। क्यों बोला गया, तो बोलने का कारण था क्योंकि ये विशेष क्षेत्र में लोन प्रोवाइड करते हैं, इनका एक स्पेशल फिनोमेना, एक स्पेशल सेक्टर है, इस वजह से इनको विशिष्ट बैंक भी बोला गया। तो चाहे आपसे विकास बैंक पूछा जाएगा तो भी वही आंसर होगा, विशिष्ट बैंक भी पूछा जाएगा तो भी वही आंसर होगा। और 3 ही नाम हैं, कौन कौन से, तो नाबार्ड, सिडबी और एग्जिम। नाबार्ड की बात किया जाए, सिडबी की बात किया जाए और एग्जिम की बात किया जाए तो ये 3 जो हैं ये हमारे यहाँ पर कौन से बैंक हैं, तो ये हमारे यहाँ पर स्पेशलाइज्ड या डेवलपमेंट बैंक की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ नाबार्ड का, कि नाबार्ड है क्या। तो जब नाबार्ड की आप बात करते हो तो ये ध्यान देना कि नेशनल बैंक
फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से क्लियर हो गया होगा, फिर से बोल रहा हूं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से क्लियर हो गया होगा कि एक नेशनल बैंक है जो किस लिए आया है, तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए आया है। चर्चा किया जाए तो ये चर्चा आपकी होती है कब की, 12 जुलाई 1982। यानी स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, यानी कि नाबार्ड की शुरुआत कब हुई, तो नाबार्ड की शुरुआत हुई 12 जुलाई 1982। यानी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड हमारा शुरू हुआ है। चर्चा किया जाए कि कौन सी ऐसी कमिटी थी जिसके कहने पर नाबार्ड शुरू हुआ है, तो वो कमिटी थी आपकी बी शिवरमन। यानी दिमाग में रखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब, तो 12 जुलाई 1982 को। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, तो बी शिवरमन कमेटी थी जिसने नाबार्ड को प्रमोट किया था, नाबार्ड का सजेशन दिया था। आगे चर्चा करता हूं कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां है, तो मुंबई। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई, और वर्तमान में मुखिया कौन है, तो मुखिया है इस समय इसके हर्ष कुमार भानवाला। क्लियर है, यानी ये दिमाग में रखिएगा कि कौन कौन, तो नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, तो बी शिवरमन। कहाँ पर, मुंबई। कौन इसका मुखिया है, तो हर्ष कुमार भानवाला। नाबार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाबार्ड जो है वो क्या है, या नाबार्ड जो है वो स्पेसिफाइड है किस फील्ड में, तो नाबार्ड को माना जाता है एपेक्स इंस्टीट्यूशन माना जाता है, किस में, रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर। किस फील्ड में, तो माइक्रो फाइनेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी। यानी भारतवर्ष में सूक्ष्म वित्त से रिलेटेड जितने भी काम होंगे किस किस फील्ड में, या तो एग्रीकल्चर में हो या तो रूरल एरियाज में हो, तो वो कौन देखेगा, तो नाबार्ड देखेगा। फिर से बोल रहा हूं, 12 जुलाई 1982 बी शिवरमन कमेटी मुंबई में बना है, और इस समय मालिक कौन है, तो हर्ष कुमार भानवाला। दूसरा नाम लेता हूं आपके सामने, तो दूसरा नाम है आपका सिडबी भी आपको पता चल जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में अगर चर्चा किया जाए तो इसके भी नाम से पता चल गया होगा कि स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी आपका लघु उद्योगों से रिलेटेड है। स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी लघु उद्योगों से रिलेटेड है, और डेवलपमेंट बैंक यानी कि लघु उद्योगों को डेवलप करने का काम कौन कर रहा है, तो सिडबी कर रही है। सिडबी के हेडक्वार्टर की अगर आप बात करोगे तो हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ में, कि सिडबी का हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है। और सिडबी बनी कब है, तो सिडबी बनी है आपकी 1990 में, कि सिडबी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 2 अप्रैल 1990 के अंदर। और कौन इस समय मुखिया है, तो मुखिया इस समय मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये सिडबी से ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट और स्पेशलाइज्ड बैंक पे चर्चा कर रहा हूँ, नाबार्ड पे चर्चा किया, सिडबी पे चर्चा किया। तीसरा नाम ले रहा हूँ एग्जिम तोड़ देना है 2 पार्ट में, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, कि निर्यात और आयात से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो कौन देखेगा भारतवर्ष के भीतर, या कौन उनको फाइनेंस अवेलेबल कराएगा, तो वो आपका होगा एग्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी अगर चर्चा करोगे तो इसकी भी स्थापना 1982 में ही हुई है। ध्यान दीजिएगा, नाबार्ड भी 82 में और एग्जिम में 82 में। बस अंतर क्या है कि नाबार्ड 12 जुलाई को और एग्जिम 1 जनवरी को। काम क्या है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जितने भी आपके फंडिंग है उन सारे फंडिंग्स को प्रोवाइड कौन करेगा, तो सारी फंडिंग्स प्रोवाइड करेगा एग्जिम। पब्लिक को डायरेक्ट नहीं प्रोवाइड करेगा लेकिन गवर्नमेंट को हेल्प करेगा। दूसरी चर्चा कि इसका भी हेडक्वार्टर, तो इसका भी हेडक्वार्टर आपका मुंबई है। क्लियर है। और लास्ट में आते हैं इसके मुखिया के बारे में, तो इसके मुखिया जो हैं वो हैं आपके मिस्टर डेविड। ये 3 चीजें निकल करके आ गई, यानी नाबार्ड पे चर्चा हो गई, सिडबी पे चर्चा हो गई, एग्जिम पे चर्चा होगी। अब आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास पीएसबी कितनी है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक आफ्टर मर्जर अप्रैल 2020 के हिसाब से अगर बोला जाए तो पीएसबी 12 ही हैं।
यानी कि हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं, तो 12 हैं। आरआरबी कितनी है, तो आरआरबी को अगर अलग से हम लिखते हैं तो आरआरबी मैंने बता दिया 43 हैं। उसके अलावा अगर हम लोग चर्चा करें कि प्राइवेट बैंक कितने हैं, तो प्राइवेट बैंक हमारे पास 22 हैं। और अगली चर्चा किया जाए कि फॉरेन बैंक कितने हैं, तो 10 हैं। ये टोटल आपका नंबर है और ये सारे दिमाग में रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मर्जर हो रहे हैं और बच्चा जो है वो लंबे समय तक याद नहीं रख पाता। ध्यान दीजिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे पास 12 हैं, ग्रामीण बैंक हमारे पास 43 हैं, प्राइवेट बैंक हमारे पास 22 हैं और फॉरेन बैंक वर्किंग इन इंडिया जो है वो इस समय 10 हैं। तो ये आज हम लोगों ने पहला अपना चैप्टर शुरुआत किया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, जिसमें बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की गई और उसके अलावा आपका कौन सा बैंक किस कैटेगरी में आता है इस पर चर्चा की गई। ग्रामीण बैंकों के गठन के बारे में चर्चा की गई, राष्ट्रीयकरण के बारे में चर्चा की गई, नाबार्ड सिडबी एग्जिम के बारे में चर्चा की गई। तो इसी तरीके से हम लोग लगातार आपके बीच में एक वीडियो लेकर के आएंगे और हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन साल का अंत होते होते किसी न किसी बैंक में आप जरूर नजर आओ। तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो क्यों नहीं उनको भी आप मोटिवेट करके वीडियोस के पास ले आइए। जल्द ही आपके बीच में दोबारा वीडियो लेकर के आऊँगा। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।